हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गौरव दीक्षित। Once again I have brought another video of electrostatic. This is 8th part of electrostatic. So today we will talk about electric flux. Okay? तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बेटा, किसी भी अगर चैप्टर की मैं बात करूं तो उसमें क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल उस चैप्टर की जान हो जाते हैं, तो आपको उस पर ज्यादा वर्क करना है। न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगाने हैं, उसका पैटर्न समझना है, कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चंस लगाना है। जब देखो आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ फंडा क्या है, कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दें। बाकी मैं बीच बीच में कराता ही रहता हूँ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। इससे पहले अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ, फोर्स से रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल्स का पार्ट डाला, तो मैं सारे डिस्क्रिप्शन पर नीचे दे दूंगा, आप वहां से जाके क्लियरली देख सकते हो। बाकी मैं अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फंडा बताऊंगा, तो उसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन भी ऐड करता जाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, वो है हमारा एरिया। एरिया एरिया तो हमको पता है। हम लोग बात करेंगे एरिया वेक्टर की। किसकी? एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया तो आपको पता है, एरिया वेक्टर। अब एरिया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मतलब कि एरिया में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसमें डायरेक्शन भी होगी। किस टाइप से, चलो समझते हैं इसको। जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा एक सरफेस है। ठीक है, ये हमारा एक सरफेस है जिसका एक सर्कल टाइप में दिख रहा है, जिसकी रेडियस क्या है? जिसकी रेडियस r है, और हमने मान लिया इसका जो एरिया है वो a है, मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो, पहले एरिया वेक्टर को जानने के लिए ध्यान रखो, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है हमेशा ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस मतलब कि जो एरिया वेक्टर होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। हमेशा जो भी सरफेस होगा, प्लेन सरफेस, उसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा। अच्छा, एरिया वेक्टर है तो एरिया वेक्टर को हम लोग कैसे दिखाएंगे? एरिया वेक्टर को दिखाएंगे इस टाइप से। एरिया, एरिया के ऊपर एरो बना दिया, एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, तो जैसे हमने एक एरिया ले लिया, मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब इसकी डायरेक्शन तो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस हमारी ऐसे है, तो परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा ना। क्लियर हो रहा है? ये सरफेस हमारी कैसे, रिंग है, तो रिंग में ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब कि इस डायरेक्शन में ये। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में। तो अब किसी भी यूनिट वेक्टर, किसी भी मतलब वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। तो इसको हमने मान लिया, इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए एन कैप। क्या मान लिया? एन कैप। ठीक है, तो अब एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एरिया वेक्टर बराबर हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड पहले तो। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया मॉड ए, और डायरेक्शन तो हो गया एन कैप। क्या हो गया? एन कैप। ठीक है, तो इस टाइप से ये एक तरह से फॉर्मूला टाइप में छोटा सा बन जाता है, मतलब कि एरिया वेक्टर को जानने के लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ध्यान रखो, एरिया वेक्टर हमेशा कोई भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इस टाइप से ये चीज क्लियर होकर आ जाती है। अच्छा, और अच्छे से बताओ तो देखो, ये क्लियर हो गया, इसको नोट कर लो आप। अब देखो, रफ कर दूं? कर दूं? चलो और अच्छे से एरिया वेक्टर को देखते हैं, और अच्छे से किस टाइप से? एग्जांपल से। एग्जांपल मान लेते हैं हम, है क्या किस टाइप से? जैसे ये है, ये हमारा इस टाइप से वो हो गया ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, ये एक्स, ये वाई, ये जेड एक्सिस, एक्सिस हो गया। अब हम आपसे कहें यहाँ पर हमको एरिया बता दो। क्या बता दो? एरिया। अब आप कहोगे एरिया, एरिया तो सीधे होता है, स्क्वायर है, तो एरिया बराबर हो जाएगा, ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर हो गया। लेकिन अब क्या ये वेक्टर है, तो यहाँ पर वेक्टर का खेल लगेगा, है ना। तो वेक्टर को किस टाइप से लिखोगे? तो अब बात आती है वेक्टर। तो वेक्टर लिखने के लिए आप कहोगे कि ए बी इंटू बी सी। वेक्टर के लिए क्या है उसको? वेक्टर ए बी इंटू बी सी। और अब क्योंकि वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन दिखाने के लिए एन कैप। ठीक है, तो ए बी बी सी, और क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो यहाँ थीटा एंगल कितना है? थीटा एंगल है 90 डिग्री।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 और n कैप क्या हो जाएगा n कैप। ठीक है, तो ए बी और बी सी की वैल्यू क्या है, ए और ए है, तो यहाँ हमने a इंटू ए लिख दिया। क्लियर है ना, साइन 90 साइन 91 हो गया और बचा क्या n कैप। तो एरिया वेक्टर अभी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एन कैप डायरेक्शन। तो देखो ये इस टाइप से प्लेन सामने, ये 2D में है सारा प्रोसेस, किसमें 2 डायमेंशनल में ये सब जितना चल रहा है। देखो एरिया वेक्टर को अभी हम 2D बता रहे, फिर 3D में भी बताएंगे। ठीक है, तो 2D का प्रोसेस मतलब कि खाली क्या है, दो एक्सिस की बात हो रही है। तो ये इस टाइप से है, तो इसका एरिया वेक्टर किस टाइप से होगा, एरिया वेक्टर इस टाइप से हो जाएगा। ये प्लेन है हमारा प्लेन सरफेस, इसका एरिया वेक्टर ऐसे। ठीक है, तो कुल मिला के इसका एरिया वेक्टर ऐसे सीधे बनेगा। तो वो कैसी एक्सिस हो जाएगी, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ आई, इसमें जे, इसमें के लेते हैं, तो क्या हो जाएगा के कैप। इसकी डायरेक्शन क्या होगी के कैप, ये आंसर हो गया। अब आप कहोगे तो प्लेन सरफेस है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, क्या हम पीछे से ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हो, आप आराम से ले सकते हो। मतलब इसको अगर हम देखा जाए डायरेक्शन आप पीछे से लोगे तो ए कैप बराबर ए स्क्वायर माइनस के कैप भी लिख सकते हो। बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, दोनों ही हमारे करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, मतलब कि दोनों करेक्ट है, ये भी और ये भी। ठीक है, दोनों हमारे ये करेक्ट है, दोनों आंसर हमारे क्लियर है। ठीक है, तो क्योंकि 2 डायमेंशनल है सारा प्रोसेस, आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, ये क्लियर हो गया प्रोसेस किस टाइप से। तो यही सब क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको पकड़ बनानी अच्छे से, क्लियर करने, तभी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन है तो रब कर दूं, ओके कर देता हूं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखो इस टाइप से। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, इस टाइप से। अब क्या है कि यहां पर हमारा ये इस टाइप से, ठीक है, ये ओ था हमारा, ये एक रेक्टेंगल है, हमने मान लिया क्या है रेक्टेंगल, जिसकी ये एक ए साइड है और ये है हमारी बी। ठीक है, अब हम आपसे कहें क्या इसका एरिया बता दो, क्या बता दो, एरिया, एरिया फाइंड आउट करना, एरिया बताना। ठीक है, तो आप एरिया कैसे बताओगे, तो एरिया फिर से वही, अब क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब कि वही हमारा, अगर पॉइंट मान लोगे ए बी सी इस टाइप से, तो ए बी इंटू बी सी, ए इंटू बी, एंगल, एंगल वही रहेगा साइन 90, रेक्टेंगल में एंगल भी वही रहता है साइन 90। अब डायरेक्शन मेन आ जाती है बात एन कैप। ठीक है, डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा ए बी। अब अगर तुम देखो तो ये हमारा जेड और एक्स एक्सिस पर है, कहां पर है जेड एक्सिस पर, मतलब ऐसे रखा हुआ है। तो इसकी डायरेक्शन कहां हो गई, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर डायरेक्शन, एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऊपर की ओर परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर। क्लियर हो रहा है, ये मानते हैं सरफेस है हमारा उससे परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे। तो वो किस एक्सिस में है, वो है हमारा वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या होता है जे कैप, क्या होता है जे कैप। तो यहाँ क्या आ जाएगा ए बी जे कैप। ठीक है, ए बी जे कैप। अब जैसे आपने ऊपर लिया है तो वैसे आप नीचे भी ले सकते हो, तो मतलब कि और करके ए एरिया वेक्टर जो है आप ए बी माइनस का जे कैप भी ले सकते हो। क्लियर हो रहा है, माइनस का जे, दोनों हमारे सही, समझ आ गया। तो ये भी हमारा 2D था अगर गौर करो, है ना, तो जेड और एक्सिस एक्सिस था तो ये 2D था। चलो अच्छा 3D के लिए बात करते हैं। क्लियर हो गया फंडा, ये किस टाइप से एरिया वेक्टर चल रहा है, मैं इसको रफ कर दूं, चलो समझ में आ रहा है आपको ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा हाँ, कि हमेशा एरिया वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अच्छा 3D सरफेस, 3D सरफेस देखते हैं। देखो फॉर 3D सरफेस, 3D सरफेस के लिए थोड़ा फंडा अलग होता है। 3D सरफेस में क्या होता है, 3D सरफेस ओनली, अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग 2D पढ़ते मतलब आगे पीछे ले रहे थे, लेकिन ध्यान देना 3D सरफेस में हमेशा जो भी सरफेस लेंगे, अब क्योंकि 3D मतलब कि वो हमारी क्लोज्ड है, 2D मतलब ओपन होता है, 3D मतलब कि क्या होता है क्लोज्ड, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस होगा। अब इस टाइप से अभी बताते हैं पूरा एग्जांपल समझे, क्लोज होगा तो उसके हमेशा बाहर से लेंगे, बाहर वाली सरफेस मतलब बाहर की ओर लेंगे, अंदर से नहीं लेंगे, अंदर वाली सरफेस से हम लोग नहीं लेते हैं। तो फॉर 3D सरफेस ओनली आउटवर्ड्स नॉर्मल डायरेक्शन, ओनली टेक, यहां टेक लिख सकते हो, ओनली टेक आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर।
हमेशा बाहर की डायरेक्शन। अब किस टाइप से, ये क्लोज सरफेस, देखो हम लोग समझते हैं, जैसे ये हमारा एक हो गया क्यूब, ठीक है, हमारा क्या हो गया क्यूब। तो अब देखो एरिया वेक्टर लेना है, तो इसमें कितनी साइड है, 6 साइड है, ठीक है। तो किस टाइप से, जैसे हम मान लेते हैं इस साइड का हमको क्या लेना है, एरिया वेक्टर। तो ये साइड में एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, अब यहां से तुम, जैसे ये साइड है, ठीक है, यहां से तुम बाहर भी ले सकते हो, अंदर भी ले सकते हो। तो अंदर वाली नहीं लिखना, हमेशा क्या लेना, आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब कि हमेशा बाहर वाला एरिया वेक्टर, ठीक है। ये क्लोज लूप का एक पैटर्न होता है, हमेशा बाहर। तो इस टाइप से इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं इस सरफेस की, तो अब ये सरफेस ऐसे है, तो इसका अंदर और नीचे वाला नहीं लेना, मतलब कि ऊपर वाला। तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी एरिया वेक्टर की, इसकी डायरेक्शन इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस सरफेस की, तो इस सरफेस का ये ऐसे हो गया पैटर्न, ये पैटर्न ऐसे हो गया, तो इससे एक अंदर एक बाहर, तो आपको बाहर वाले से मतलब है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो डायरेक्शन होगी इसकी एरिया वेक्टर की ये हो जाएगी। ऐसे ही अगर नीचे वाला बात करूं, तो नीचे ऊपर, अंदर वाला नहीं लेना, बाहर वाला, ठीक है। तो इसकी जो एरिया वेक्टर डायरेक्शन इस टाइप से हो जाएगी। तो ध्यान रखना है 3D सरफेस के लिए हमेशा जो एरिया वेक्टर डायरेक्शन लेंगे आउटवर्ड्स नॉर्मल, मतलब कि बाहर की ओर लेंगे, और वो भी परपेंडिकुलर होगी सब जगह से। यहाँ से 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल ये सब बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल सब बन रहा है। क्लियर है। तो ये फंडा पूरा क्लियर हो गया। इसको आराम से पूरा पॉज करके नोट कर लिया करो और कायदे से इसको पढ़ो, ठीक है। क्लियर हो रहा है, पूरा प्रोसेस होने आ गया होगा। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। रफ करता हूं मैं, इसको कर दूं, ठीक। तो एरिया वेक्टर का फंडा क्लियर हो गया होगा, है ना, किस टाइप से होता है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फाई, फाई और नीचे ई, इस टाइप से लिखते हैं फाई, ठीक है। फाई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस टाइप से लिखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन जो हो जाएगी, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to the surface plane surface, ठीक है, इस टाइप। और अच्छे से प्लेन सरफेस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब कि कोई भी हमारा एक प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक, जैसे प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वही हमारा फ्लक्स के बराबर होता है, सिंपल है। अब देखते चलो इसको किस टाइप से। जैसे मान लेते हैं हमारा कि ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही, ठीक है। तो ये प्लेन है, देखो उसके परपेंडिकुलर निकल रही, प्लेन ऐसे है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही, क्लियर है ना। तो अब अगर देखा जाए तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी लाइंस निकल रही, 2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक सब्जेक्टिव तौर पे, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई, 2 लाइंस निकल रही। अच्छा, अब देखो फ्लक्स क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने निकल रही। अब हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में ये पढ़ा ही हुआ है क्या, कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, है ना। जहां पर स्ट्रांग होता है वहां पर पास पास होती हैं। तो अब जब पास पास होंगी तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो वहां पर फ्लक्स की वैल्यू भी हमारी बढ़ जाएगी। तो चलो अब उसको देखते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। स्ट्रांग, देखो स्ट्रांग, फिर से हम लोग यही बनाते हैं, अपना प्लेन एक बना लिया, ठीक है, ये हमने प्लेन बना लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्ट्रांग कर दिए, यहां पर क्या कर दिए, स्ट्रांग। स्ट्रांग मतलब क्या होता है, क्या, पास पास,
इस टाइप से स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो अब स्ट्रॉन्ग करने में क्या है, स्ट्रॉन्ग करने पे ये है कि हमारी देखो ज्यादा लाइंस पास हो रही हैं और ये सब परपेंडिकुलर है सारी, ठीक है। तो अब ज्यादा पास हो रही, तो अगर देखा जाए फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स डिपेंड कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा हम एक और चीज कर सकते हैं, ये जो हमारे देखो सबसे पहले हम तुमको नॉर्मली अगर फ्लक्स का फंडा बताना चाहे, फॉर्मूला बताना चाहे, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो हम तुमको कांसेप्ट क्लियर कर रहे हैं किस टाइप से, देखो फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पर। अगर हम इसका ये प्लेन का एरिया बढ़ा दें तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पास होंगी, तो एरिया पर भी डिपेंड करेगा किस टाइप से। अगर हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करा कि ये हमने प्लेन जो है उसका एरिया बढ़ा दिया, अब की प्लेन का एरिया बढ़ा दिया, तो प्लेन का एरिया बढ़ाने पे क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी, ज्यादा लाइंस पास होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो रहा है, देखो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, तो कहने का मतलब हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये हमारा जो फ्लक्स होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके आराम से, तब तक मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। रफ कर दूं और फंडा समझाता हूं। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अच्छा अभी हम लोगों ने देखा जो फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई बराबर ई डॉट ए। अच्छा ये डॉट ही क्यों लिया, हम क्रॉस क्यों नहीं लिया, तो डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा एंगल क्यों लिया, तो अब इसका फंडा समझते हैं कॉस थीटा यहां पर क्यों आया, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमारा ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, ठीक है। अब अगर इसका एरिया वेक्टर देखें तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया परपेंडिकुलर हो गया, समझ में आ गया, एरिया वेक्टर प्लेन ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर हो गया। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अब यूनिफॉर्म ना होकर मतलब कुछ एंगल थीटा एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। क्लियर हो रहा है किस टाइप से है, ठीक है, थीटा एंगल बना रही है। तो अब थीटा एंगल बना रही है तो देखो अब जो फ्लक्स है किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लक्स का मतलब ये प्लेन से परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्स निकले, ठीक है। तो जैसे ये ई है, अगर हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करें तो थीटा यहां बनना, तो इसी की लाइन में ये हमारा हो जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है, ई कॉस थीटा, और यहां से ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा ई साइन थीटा। तो अब ये तुम देख के बताओ कि किस पे डिपेंड करेगा, ई साइन थीटा पे डिपेंड करेगा कि ई कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। अब क्योंकि प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर ही हमारा ई कॉस थीटा, तो किस पे डिपेंड करेगा, ई कॉस थीटा पे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो ई कॉस थीटा, इसीलिए हमारा ई कॉस थीटा आ जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये थीटा क्या, अच्छा थीटा क्या, ये हमारा एंगल बिटवीन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एंड एरिया वेक्टर का। ये जरूर ध्यान रखना, इसमें गलती होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये जो थीटा एंगल है किसके किसके बीच में है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर के बीच में है, ये जरूर ध्यान रखना, गलती होती है। अच्छा देखो गलती किस टाइप से होती है और अच्छे से बताता हूं। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लिया, रफ कर दूं, आराम से नोट कर लो पॉज करके, ठीक है, रफ कर दूं, कर देता हूं। क्लियर हो गया, तो थीटा एंगल जरूर ध्यान रखना। अब देखो अगर देखा जाए कि अब क्वेश्चन देखते किस टाइप से गलती कहां होती है, गलती देखते हैं। जैसे मान लिया हम आपको क्वेश्चन इस टाइप से देते हैं, ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है, ए हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, यहां पर फ्लक्स की वैल्यू बतानी है, फ्लक्स की वैल्यू बतानी, और एक हमारा दूसरा इस टाइप से है, ये है, ठीक है, ये भी हमारा उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ,
इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। देखो गलती में समझाता हूँ, तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो आप बताओ, पॉज करके आराम से सोच के मुझको बताओ। तो चलो अब मैं बताता हूं। अब देखो, अब हमको फ्लक्स की वैल्यू बतानी, किसकी वैल्यू बतानी, फ्लक्स। तो फ्लक्स यहां पर अगर देखा जाए, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या, ई ए cos थीटा, और ये इसमें ये दोनों ही हमारे स्क्वायर थे, ये दोनों ही हमारे स्क्वायर थे, ठीक है। तो अब ई ए cos थीटा होता है, ठीक है। अब थीटा किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और हमारा एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है। ये तो क्लियर है ना। तो अब देखो ई ए, यहां पर ई, तो ई तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है। तो अब ई तो ई रहेगा, एरिया क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, cos थीटा। अब इनके बीच में एंगल किसके, ई और ए। अब ये देखो प्लेन है, ये इस टाइप से है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर ऐसे होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस लाइन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, लेकिन ये प्लेन, इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, समझ आया। तो क्या हो जाएगा, cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्लियर हुआ ये फंडा, ठीक है। अच्छा अब यहां देखते हैं फ्लक्स की, तो फाई बराबर ई ए cos थीटा, ई तो वैसे ही रहेगा, एरिया फिर से a इंटू ए क्योंकि स्क्वायर है, cos थीटा। अब देखो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया 0 डिग्री। क्लियर हुआ। तो यहां रखेंगे cos 0 मतलब कि 1, तो ई ए स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो समझ में आया, थीटा आपको लेना कहां से है, प्लेन से मतलब नहीं है हमको मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर से। गलती यही हो जाती कि आप प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया फंडा, आप नोट कर लो आराम से, ठीक है। तो आज मैं फिलहाल इतना ही रखता हूं, बाकी मैं जो दूसरे वीडियोस है उनके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगा, आराम से वहां पढ़ते रहें, न्यूमेरिकल लगाते रहे, क्वेश्चन लगाते रहे। बेस्ट ऑफ लक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं गॉस लॉ लेकर आऊंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।